नमस्कार। पिछले कई दिनों से हम लगातार आपको कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों का माहौल क्या है ये दिखा रहे थे और हमने कश्मीरी पंडितों के तमाम गांव भी आपको दिखाए, उनके घर दिखाए, उनके सूने उजड़े हुए घर दिखाए, खेत दिखाए और अब हम जम्मू आ गए हैं ये जानने के लिए कि कश्मीरी पंडित जो 1990 में वहाँ से निकले थे अब किन हालात में और कहाँ और कैसे रहते हैं। मैं इस वक्त जम्मू के जगती में हूँ। जब आप जम्मू से वैष्णो देवी यात्रा दर्शन करने के लिए जाते हैं कटरा तो जगती एक जगह पड़ती है और यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित 90 के दशक में आए थे वो 10 साल से ज़्यादा वक्त तक उन्होंने सड़क पर बिताए, टेंट के भीतर बिताए। उसके बाद उनको एक गोल क्वार्टर दिया गया और उसके बाद यानी 2011 में तकरीबन 20 साल के बाद सरकार ने 4000 से ज़्यादा फ्लैट जगती में ये कश्मीरी पंडितों के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए ये फ्लैट बनाए गए। ये 1 BHK फ्लैट है, 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जिसमें एक टॉयलेट और एक किचन है। तो वो लोग जो 3 मंजिला मकानों में रहा करते थे वो 300 स्क्वायर फीट में अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी चर्चा इन दिनों है कि वो वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, हालात सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। मैंने सोचा मैंने इनके गांव घर का कश्मीर घाटी का हाल दिखाया तो आज जम्मू में कश्मीरी पंडित सबसे ज़्यादा संख्या में विस्थापित रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, तो इनके बीच माहौल क्या है और बदले हालात में कश्मीरी पंडित क्या चाहते हैं और किन शर्तों पर वापस वो जाने की बात कर रहे हैं। इस पर मैं जगती में भी बात करूंगा और जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो कश्मीरी पंडित रहते हैं उनसे भी बात करूंगा। गंदरबल में माँ खीर भवानी का मंदिर है जहाँ हजारों साल से कश्मीरी पंडित पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडितों का जो आराध्य स्थल था कश्मीर घाटी के वो माँ खीर भवानी का मंदिर था। वहाँ से विस्थापित होने के बाद जब कश्मीरी पंडित आए, उनके क्वार्टर्स यहाँ पर सरकारी मिले तो उन्होंने सबसे पहला काम माँ खीर भवानी का जो उस मंदिर था बिल्कुल उसी तरह का मंदिर यहाँ बनाने का काम किया। कुछ कश्मीरी पंडित जगती में और जो वहाँ से आए हैं उन लोगों से मैं बात करता हूँ, यहीं से शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या है? राकेश कोल साहब, आप कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हूँ। जो यहाँ से जब हम बानह टनल क्रॉस करते हैं तो आता अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से रहने मैं गया हूँ अनंतनाग। बिल्कुल बिल्कुल वहीं से हूँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्लैट बने हैं 2001 में 2011 में 20 साल कश्मीरी पंडित टेंट और गोल क्वार्टर में रहने के बाद वे ये 3-3 मंजिला वाले कश्मीरी पंडित मकान, वो आलीशान मकान गांव में जो मैं देख के आया, उसके बाद ये 300 स्क्वायर फीट के मकान में ज़िंदगी वहाँ से यहाँ तक आ गई। जो 300 स्क्वायर फीट में रहते थे अब वो शायद 3000 स्क्वायर फीट में या 3 मंजिला मकानों में रह रहे। आप वहाँ रह रहे थे, आपका सफ़र यहाँ तक आया। दुनिया की सबसे क्रूरतम मानवीय त्रासदियों को आपने झेला है। अब इस मुकाम पर पहुंच करके आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या सोचते हैं? देखिए, सच्चाई तो आपके सामने में आप देख के आए हैं वहाँ क्या था और हम आज यहाँ किस हाल में है। भाई से जुदा हो गया, भाई बहन से जुदा हो गई है। हमारा कोई कसूर ही था नहीं। जब 90 से हम निकले उसके बाद हम टेंटों में दरबदर थे। टेंटों के बाद हमें एक क्वार्टर, जो गोल क्वार्टर शायद आपने देखे होंगे, उन पर बसर किया। उसके बाद गवर्नमेंट को कोई इंसाफ आया तो उसके बाद उन्होंने हमारे ये फ्लैट्स टाइप के फ्लैट्स, तो आप हम इनको कहेंगे नहीं, आपने शायद अंदर देखा होगा, ये 1 रूम है, 1 रूम का क्वार्टर है ये। एक तो जो ही अंदर जाते तो रास्ता ही समझे आप। तो आप देखिए, हम वहाँ से जब निकले तो 3 महीने या महीने के लिए निकल गए थे क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी है। वो 3 महीने 32 सालों में बदल गए और अभी भी कोई हमें ऐसी कोई आशा दिख नहीं रही है। तो ना कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान हमें दिख रहा है कि हमारी घर वापसी होगी या नहीं होगी। आप कब आई थी? आप यहाँ कब आई थी अपने घर से और आपका घर कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ पे? कुपवारा टिकर। हाँ, कुपवारा टिकर। तो आप भी उसी समय आई थी 90 में? हाँ, 90 में। कौन कौन आया आपके साथ? सारा परिवार। क्या हाँ? सारा परिवार आया। रातों रात आप लोग भी चले आए? हाँ, ऐसे बहुत मुश्किल में 6 फैमिली हम एक ट्रक में, वो भी 2 दिन पहुंच गई। वो ट्रक भी वापस गई, कर्फ्यू था
उसने भी वापस फिर उसके बाद आप कभी अपने घर गई कि नहीं? घर कहाँ था अब, खत्म हो गया? घर खत्म हो गया, वो टूट गया। वो है तो जब वो ले गया वहाँ से खिड़कियाँ, उसको सब कुछ ले लिया वहाँ से, फिर वो नया ही था मकान। वापस जाना कहाँ था उसमें, वापस नहीं, दोबारा नहीं उस मकान में लिया। अब नहीं जाएंगी? जब ऐसी होगी हालत तो जाएंगे। जिस टाइम हम आ गए उस टाइम तो कोई सूरत नहीं थी, हमको पता नहीं था हमको जाना कहाँ था, ये भी भरोसा नहीं था हम जिएंगे या बच्चे मरेंगे। छोटे थे बच्चे, वो भी पता नहीं स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, खाना खिलाएंगे इनको या नहीं खिलाएंगे, नहीं पता था हमको। खाना भी खिला सकते हम ये बच्चों को या नहीं खिला सकते हो। मुझे छोटे छोटे 2 बच्चे थे। यहाँ तो कैसे फिर बैठे, कैसे गोल पुली बैठे कैंप में, वहाँ पहले किसी के घर वहाँ गंगाल में। तो शुरू में आप लोग खाना वाना कैसे खाते थे? कुछ मत पूछो, 6 घर के जैसे आएंगे ना एक ट्रक में, 6 फैमिली, तो फिर कैसे आएंगे वो, तो वो क्या लेंगे वहाँ से, साथ में क्या लेते हम। हमारी तो ज़मीन था, बाकी चीज़ थे, मकान थे, वो कैसे उठा सकते हम। उस टाइम तो हमारा तो वैसे भी नहीं था, उठने का कोई भरोसा नहीं था। नया मकान था तो हमको क्या पता था हमको कहीं जाना है, ये तो नहीं सोचा था। उन दिनों तो पूरा बनाया था वो, ये नहीं पता था हमको वापस जाना था, ये सोच भी नहीं सकती थी हम मकान बनाए उस टाइम बहुत मेहनत से। वहाँ सब कुछ था अपना ज़मीन, यहाँ तो सब कुछ हमको सारा कुछ छीन गया, कुछ नहीं था हमारे पास। ये भी पता नहीं था नौकरी तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे, रिलीफ ये नहीं पता था हमको उस टाइम। मैं सिर्फ उस टाइम इस बात पर रोती थी, पता नहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये कहाँ पहुँचेंगे, अब कैसे मैं इनको पढ़ाऊँगी, इनको कैसे खिलाऊँगी खाना, ये भी नहीं पता था मुझे। जब वहाँ पहुँच गई मैं, वहाँ हम गंगाल पहुँच गए, वहाँ तो जिस कमरे में लोग उन्होंने दे दिया बेचारों ने, उस कमरे में ऐसे थे जैसे चूहे के वो नाले, पता नहीं सांप के थे किसके थे। जब मैं उस कमरे में पहुँच गई, आप यकीन नहीं करोगे मैंने कैसे रोया। मैंने सोचा पता नहीं, वहाँ से मैंने बच्चों को लाया, यहाँ तो बचेंगे या नहीं ये भी नहीं पता था। फिर गोल पुली पहुँच गई, वहाँ बैठे एक हाल में 6 फैमिली 7 फैमिली, तो कैसे फिर 1 साल वहाँ भी रही। फिर वो मुट्ठी दे दिया उन्होंने हमको, एक कमरा क्या दिया ये नहीं बोल सको हम, कमरा तो नहीं था वो, एक शेड था, न तो खिड़की थी, सिर्फ दरवाज़ा था। हमारे पास न कोई चीज़ ही नहीं था हमारे पास में, हम लाते क्या वहाँ से, हमको क्या था। अच्छा, आपको अपने गांव वालों से शिकायत है कि नहीं कि बाहर वालों ने किया, गांव के बाहर, या गांव वाले भी मिले थे? ये हम नहीं सोच सकते थे, एक आवाज़ थी, वो नहीं हमको पता वो क्या थे, क्योंकि उससे पहले बोलते थे अल्लाह वाले कोई आते थे, पता नहीं उनको सिखाते थे क्या सिखाते थे। पहले तो ठीक तरह से रह गई, बस वही जब आ गई वो कौन आए, अल्लाह वाले आए, ये बोलते थे अल्लाह वाले आए, हाँ तो हम देखते थे, तो हमको नहीं पता था क्या बात है। ये सिखाते थे उनको, क्या सिखाते, वो बोलते थे मस्जिद में हमको ये कुछ ट्रेनिंग देते थे, बस वो पता हमको, बाकी नहीं पता ये करते क्या है, हमको उससे लेना देना नहीं था। हम वहाँ ये ऐसे ही थी, मंदिर वहाँ भी था इसी माता का, टिक्कर वाले माता का, उसी वहाँ रहते थे हम। कश्मीरी पंडित वापस तो आगे, मतलब किसी तरह जान बचा के आए, लेकिन अपनी परंपराओं को, अपनी धार्मिक मान्यताओं को, जहाँ रहते हैं वहाँ देखिए नवरात्रि का वक्त है, जो कश्मीरी महिलाएं हैं वो सब यहाँ पूजा पाठ के लिए आ रही। तो कौल साहब हम बात कर ही रहे थे तब तक, अब ये मुझे बताइए कि ये फ्लैट या कमरा या जो भी आशियाना आपको मिला है 2011 में मिला, पिछले 10-11 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू में कोई और आशियाना बनाने का काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये बस यही है, ये एक प्लान था उस वक़्त मनमोहन सिंह जी, हम भूलेंगे नहीं, जिसने हमारे साथ जो अच्छा किया वो अच्छाई कभी हम भूलते नहीं, हमारे में एक वो क्वालिटी है, उन्होंने हमारे लिए किया है। चलो इसमें जैसा भी तैसा भी है, हमारे एक सिर छुपाने के लिए तो जगह जितनी मिली उतनी मिली, उसका हम धन्यवाद करते हैं, ऐसा नहीं है, तो मगर ये बहुत कम है। लेकिन 1990 से जो परिवार निकले थे वो 21 सालों तक टेंट और गोल क्वार्टर्स में रहे, वो 21 सालों तक दर बदर की ठोकरें खाने के लिए भी, तो इन 21 सालों की सरकारें जिम्मेदार होंगी। ये है ही, तो सरकार ही जिम्मेवार है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार या दिल्ली की सरकार है, सरकारें दोनों जिम्मेवार है। ये 21 सालों में हमने सांपों से भी मुकाबला किया, हमने बिच्छू से भी मुकाबला, हमने कीड़ों मकोड़ों से भी मुकाबला किया, हमने गर्मी का मुकाबला, हमने बरसात का मुकाबला किया। बदले माहौल में क्या आप लोग सोच रहे हो? नहीं, बदले माहौल में देखिए हम तो अच्छाई की आशा करते हैं, घर वापसी हमारी प्रायोरिटी है,
क्योंकि अगर जब परिंदा सवेरे निकलता वो शाम को अपने घोंसले में आने की पूरी कोशिश करता है। हम भी चाहते हैं कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर जाना चाहते हैं और बड़े इज्जत और सम्मान से, ये हमारा है मतलब है। आप भी कुछ बोलेंगे? ज़रूर, आप बताइए। आपका गांव किधर है? शोपियान में, जैनापुरा शोपियान। तो वो इलाका बहुत डिस्टर्ब था उन दिनों। बहुत डिस्टर्ब, आज भी वो डिस्टर्ब है, आज भी वहाँ मिलिटेंसी बहुत है। आप अपने गांव को कभी गए? मैं कभी नहीं गया ना। आप जब आए थे तो आपके फादर मदर भी आए थे साथ? बिल्कुल, मेरे मादर फादर साहब थे। अभी है? हाँ, मदर नहीं है, फादर है। फादर है अभी। तो आपका भी सब छूट ही गया? सब छूट ही गया। हाँ। कुछ पैसे, कुछ ज्वेलरी, कुछ ये सब तो लेके आप आए? जो हमारे घर में उस समय कैश वैश अवेलेबल था वो हमारे साथ था, लेकिन बाकी ज्वेलरी तो हमारी लटकी ही रहती थी और उसके बगैर हमने कुछ नहीं लाया। कुछ बिस्तरे लाए थे साथ में और कुछ चावल की 1-2 बोरियां लाए थे हम साथ, बस। ट्रक में आए थे हम, 10-15 फैमिली की मेंबर्स की। वहाँ आपका घर का बिजनेस था या क्या था? वो हमारा सेबू का कारोबार था। सेब? हाँ, शोपियां में कश्मीरी पंडितों के सेब के बहुत बाग थे। हमारे अपने 4 बाग थे सेबों के। तो अब कौन देखता है? कोई नहीं, हमने बेच दिया। सब बेच दिए? सब बेच दिया। बेचने के लिए वहाँ गए या वहाँ से नहीं, वहाँ से कांटेक्ट हमने बढ़ाए, तो जब हमको पता लगा कि आप जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, ना इरादा था, इसलिए हमने सारा बेच दिया। तो दाम मिला? दाम जो मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ठीक आया। लिया सब मुसलमानों ने? हाँ, मुसलमानों ने खरीद लिया, मुसलमानों ने खरीद। और आपको अपने गांव वालों से शिकायत है या उस समय के? नहीं, अब तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन दिनों तो शिकायत थी। जब ये मिलिटेंसी के जोर पकड़ने लगे, गांव वाले आगे नहीं आए। ये मुझे पता नहीं, उनके दिलों में भी यही बात थी कि हम कश्मीरी पंडितों को भगाएंगे, या वो डर की वजह से बाहर ना आए। क्योंकि गनमैन जो थे, पता नहीं उनका डर उनको था या उनके साथ वो थे, ये हम एनालाइज नहीं कर पाए। क्योंकि हम 2 मार्च 1990 को भाग कर आए थे। हमारे मोहल्ले में ब्लास्ट पहला हो गया, जम्मू कश्मीर का शायद पहला ब्लास्ट था, जो दूसरी स्टोरी में मिलिटेंटों ने किया था। तो वो अगले दिन वो कोई आगे नहीं आया, तो हमने समझा कि अब भागना ही चाहिए। आप क्या कह रहे थे? आप कहाँ से हैं? जनाब, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हूँ। मेरा नाम है कागाजी बान। पुलवामा में कहाँ से? कहाँ? राजपुरा से। राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा गांव है, राजपुरा मेरा। उस टाइम वो मतलब ऐसे हालात बन गए, मैं 91 में निकला वहाँ से। 91 में तब तक हम बैठे थे वहाँ पे। हमारा एक पड़ोसी गांव था, वहाँ उन्होंने एक सास और बहू और 1-2 साल बच्चों को मारा। फिर हम भाग गए 91 में। 91 आपके घर के किसी सदस्य के साथ कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं घटी? नहीं, हमारे घर की वो नहीं है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के साथ हुआ ना, कश्मीरी पंडितों को मारा, तभी तो हम निकले वहाँ से। हमारा आपको बिजनेस वगैरह भी था? हमारा बिजनेस था, वहाँ शॉप था वो वहाँ राजपुरा में। उसका क्या किया? बेच दिया? वो तो भेज दिया, मजबूर थे, बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ खर्चा, यहाँ कुछ नहीं है, रिलीफ पे क्या गुजारा हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, अभी इस वक्त आप लोगों को कुछ मिलता है? इस वक्त हमें मिलता है वो क्या है, 3250 रुपये मिलता है पर हेड। पर हेड? पर हेड एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ है तो 6500 रुपये? हाँ, 2 बंदों का मिलता है हमें 6500 रुपया। अगर 4 है तो? और 9 किलो चावल मिलता है। कुछ नहीं है। आप देखो कितनी महंगाई है, कितना खर्चा है। वो कोई घर ये नहीं, कब से वो कोई घर नहीं सर, जिसमें कम से कम 6-7 हजार का महीने का मेडिसिन लगता है। ये ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कब से मिलता है? ये तो पहले 90 में जब माइग्रेशन शुरू हुई, उस टाइम थोड़ा था, कुछ 500 से शुरू हुआ ये। उसके बाद 6000, उसके बाद 9000, अब ये मोदी जी आ गए तब से 13,000 पिछले साल से हुआ। इस सरकार में? हाँ, इस सरकार में 370 हटने से पहले और बाद में कोई फर्क? पहले 370 हटने और बाद में कोई फर्क? मुझे लगता है हमें कश्मीरी पंडितों को कोई फर्क नहीं है। हम फर्क तभी जब हमारी कोई बात हो जाए रिहेबिलिटेशन, परमानेंट रिहेबिलिटेशन के लिए, वो तो हमारी बात ही कहीं नहीं है। हम दर बदर है इस वक्त, इतनी गर्मी में हमारी बात ही नहीं। तभी तो हम मतलब समझेंगे कुछ हमारा बेनिफिट हुआ, जब कोई हमें कुछ फायदा मिला। परमानेंट रिहेबिलिटेशन हम चाहते हैं। यहाँ भी 2 ग्रुप है। एक तो हम यहाँ कैंपों में जो रहते हैं, सख्ती हमने देखी। हम टेंटों से आए, टेंट के बाद वहाँ रूम टेंटमेंट मिला, उसके बाद हमें ये मिला। लेकिन माइग्रेशन हमने देखी। माइग्रेशन उसने नहीं देखी। दिल्ली में बैठा है एसी रूम है, बम्बई में बैठा है एसी रूम, उसने कुछ नहीं देखा। माइग्रेशन हमने देखी जो कैंपों में है। यहाँ सांपों में बैठे हम, हमारे बच्चों ने। आप क्या कह रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित दिल्ली मुंबई में वो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, वो भी माइग्रेंट है।
लेकिन जो हमारा जो क्लास है, जो हम मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे, हम गांव के हैं, हमारा ज़मीन वमीन सब कुछ वहाँ हम छोड़ के आए, खाली है। अच्छा ठीक है, मैं ये देखिए मंदिर में अब पूजा का समय भी हो गया। अब आपको यहाँ से जम्मू के दूसरे इलाके में जो कश्मीरी पंडित दूसरी जगह रहते हैं, अब मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ। कश्मीर से विस्थापित होकर हजारों कश्मीरी पंडित के परिवार जब जम्मू भाग के किसी तरह आए, तब वो मुट्ठी कैंप में आए। मुट्ठी कैंप ये जगह है जहाँ पर वो टेंट में उन्होंने रात गुजारी, दिन गुजारा, कई साल तक वो टेंट में रहे। और टेंट के बाद सरकारों ने उनको एक ये गोल क्वार्टर बनाया था, ये देखिए इस तरह का गोल क्वार्टर बनाया था। और इस गोल क्वार्टर में, एक गोल क्वार्टर में 4 फैमिलीज रहती थी। अभी भी आज की तारीख में मैं दिखा रहा हूँ, एक कश्मीरी पंडित का परिवार यहाँ रहता है जिसको फ्लैट नहीं मिला है। और इस गोल क्वार्टर में 4 कश्मीरी पंडितों के पूरे परिवार उनके रहते थे जो अपने गांव में, अपने शहर में सबसे सम्मानित समाज के लोग थे। उनके पास सबसे अच्छा मकान, सबसे अच्छी खेती, सबसे अच्छी ज़मीनें थीं। यहाँ पर एक कश्मीरी पंडित की फैमिली अभी भी इस गोल क्वार्टर में रह रही है। आप बाहर आ जाए थोड़ा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिम्मी है। सिम्मी जी, अभी भी आप लोग इसमें रहते हैं गोल क्वार्टर जी में? सर, क्या करें, काफ़ी देर हो गई रहते। कितने साल से? ये मेरे को हो गए 14 साल करीब हो गए। तो एक बात बताइए, आपकी उम्र तो कम लग रही है, तो आप हाँ जी सर। उस समय 90 में या जब परिवार के लोग आए थे तो आप किसके साथ आई थी? जी सर, हम 90 में आए थे। तो 90 में ऐसा हुआ कि जो MS स्टेडियम है ना, वहाँ पे हमें कमरा मिला था। तो वहाँ पे क्या होता था, किसके साथ आई थी आप? पेरेंट्स के साथ, मम्मी डैडी, मेरे भाई बहन। कहाँ से? श्रीनगर से, हब्बा कदर से। वो हब्बा कदल इलाका जहाँ मंदिर हाँ वंदिर जी, बहुत, जी हब्बा कदर परशार। वहाँ आप लोगों का मकान था? हाँ जी, हमारा था, डबल स्टोरी मकान था। ताया जी नीचे रहते थे, हम ऊपर रहते थे। वो छोड़ के आ गए सब लोग? जी सर। तो फिर आप यहाँ आने के बाद यहाँ कैसे रह रही हैं? आपको क्यों नहीं फ्लैट मिला वो जो मिला है लोगों को? जी सर, एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मेरी शादी हुई तब मेरी एज 13 साल की थी। 13 साल में शादी? जी सर, मेरी अभी भी मैरिज सर्टिफिकेट पड़ी हुई है, फ़ोटो वगैरह पड़ी है। क्या हुआ कि हम एक वो पर्दू में रहते थे, तो वहाँ पे लड़के भी रहते थे, तो मेरे मतलब पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था। फिर रिश्ता अच्छा हुआ, डोगरू में ही हुआ रिश्ता। अब बताओ, डोगरू में रिश्ता हुआ तो मेरा कसूर है? मेरा थोड़ा ना कसूर है। शादी हुई, फिर किराए पे धक्के खाए, फिर मैं कमिश्नर दफ्तर गई, वहाँ पे बोला भाई मुझे कुछ दो, उन्होंने नहीं दिया। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ बेचारे इन्होंने मेरे मदद की, क्वार्टर वालों ने, बहुत सारों ने मदद की, मुझे इधर बिठा दिया, तो मैं बैठ गई। अब बताओ कि अभी तक मैं बोल रही हूँ कि मुझे कुछ दो, दे नहीं रहे। अब लड़की मेरी है, जवान है, दोनों बेटियाँ जवान हैं, बेटा छोटा है। ये मेरे फादर इन लॉ पड़े हुए हैं, बीमार है। तो आपको इसलिए कुछ कश्मीरी पंडितों को मिलने वाला फायदा इसलिए नहीं मिला कि आपने जी डोगरू में शादी की है? बताओ, अब डोगरू में शादी की तो क्या वो इंसान नहीं है? जब अगर डोगरी बहू कश्मीरियों में जा सकती है, उसको सब कुछ हक मिल सकता है, तो क्या कश्मीरी लड़की को डोगरू में शादी की उसको हक नहीं मिल सकता? आप बताइए, वो हक नहीं मिल सकता? उसको हक तो दो ना। वो कहाँ जाएगी? अभी बोल रहे खाली कराएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी बच्चे लेके? बताओ, मैं किसी हमारे छोटा मोटा दुकान है वो डाली हुई टेलर मास्टर की, वहाँ हम काम करते हैं, अभी मैं वहीं से। बताओ। अब इनकी दिक्कत देखिए, ये कश्मीरी लड़की हैं, कश्मीरी पंडित हैं। जब ये वहाँ से आई अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था। कम उम्र में इनके माँ बाप ने यहाँ कोई अच्छा रिश्ता आया, कोई अच्छा लड़का दिखाई दिया अपनी तरह का, डोगरा, चूँकि जम्मू इलाके के निवासी डोगरा माने जाते हैं, डोगरा फैमिली में इनकी शादी हो गई। तो वो फ़ायदा जो कश्मीरी लड़कियों पंडितों को मिला, वो इनको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने शादी डोगरा से कर दी। मैंने यही बात सही है? जी सर, जी सर, बहुत सही, यही बात है। तो ये गोल क्वार्टर में रहने वाली आज के दौर में जम्मू में आप अकेली हैं क्या? जी सर, मेरे हस्बैंड, मैं अकेली नहीं, और भी रहते हैं, बट उनको ये जैसे सामने इनको नौकरी वगैरह है गवर्नमेंट, इनको तो कोई नहीं, काफ़ी देर हो गई, तो बट अभी तो मैं ही रह रही हूँ। कश्मीरी तो मैं ही हूँ सर, कश्मीरी लड़की तो मैं ही हूँ। बाकी तो सब कुछ उनको बना हुआ है।
अब मैं आपको मुट्ठी कैंप में जो फ्लैट मिले कश्मीरी पंडितों को अब उधर ले चलता हूँ। पहले ये सेकंड स्टेज इसको कहा जाता है। पहले स्टेज में टेंट में रहे, दूसरे स्टेज में गोल क्वार्टर में रहे, तीसरे स्टेज में करीब 18-20 साल इस तरह ज़िंदगी बिताने के बाद उनको फ्लैट मिले 300-350 स्क्वायर फीट के। अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। 1990 में कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों से कश्मीरी पंडित किसी तरह जान बचाकर अपने परिवार के साथ जम्मू पहुंचे। जम्मू में 18 सालों तक वो टेंट और जैसा मैंने आपको दिखाया गोल क्वार्टर उसमें रहे। 2008 में सरकार ने पहली बार कश्मीरी पंडितों को ये 1 BHK फ्लैट बना करके दिया। 132 फ्लैट की ये मुट्ठी कैंप में ये एक कॉलोनी बनाई और इसमें परिवारों को बसाया गया। जो पहले आए उनका अलॉटमेंट हुआ। ये उनको फ्री में बना करके 2008 में दिया गया ताकि अब एक छत, एक घर, एक आशियाना उनको मिले। इसमें वो पंडित रहे जिनका आलीशान मकान, दुकान, खेत, व्यवसाय सब कुछ था। इन फ्लैटों में 4-4, 5-5, 6-6 लोग अभी भी रहते हैं। मैं कुछ लोगों के घर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, बात करता हूँ। जिनके आलीशान घर थे, मकान, खेत थे, वो अब छोड़ करके 300-350 स्क्वायर फीट में वो लोग अलग अलग जगह फ्लैट में जम्मू में रहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं इस मुट्ठी कैंप में जो फ्लैट्स बने हुए हैं, ये लोग रहते हैं। मैं इनसे ये जानने के लिए आया हूँ। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अशोक रैना है। मैं बेसिकली टंगमर्ग से बिलोंग करता हूँ। एक गांव से बिलोंग करता हूँ, छांदलवानी गांव था उस गांव का नाम। तो मैं एक टेक्नीशियन। टंगमर्ग के नीचे मगम, वहाँ पर भी कश्मीरी पंडित थे, मैं वहाँ गया था। मागाम और टंगमर्ग के सेंटर में हमारा गाँव था। मेरा एक दुकान था वहाँ पर, रेडियो टीवी का, समझो एक टेक्नीशियन था मैं, बहुत फेमस था। अच्छा भला कारोबार चल रहा था ठीक ठाक तरीके से। अचानक ये लहर आ गई, तो लहर ने पूरा घुमा ही दिया, ज़िंदगी घुमा दी। मैं एक्चुअली 28 फरवरी को निकला, शिवरात्रि के बाद ही, मतलब 19 जनवरी 1990 को जब लोग निकले तब आप नहीं निकले? नहीं, तब बेसिकली वो लहर आई थी श्रीनगर में ज़्यादा। तो गाँव तक पहुँचते पहुँचते समझो 1 महीना लग गया। जैसे हमारे गांव के साथ ही एक गांव है मुरगांव, वहाँ पर एक मेरा फ्रेंड था, कुलीग, अपना रिलेशन में भी था, समझो रिलेशन में, वो पुलिस में जॉब कर रहा था। तो वो घर आ गया, उसकी माँ की वो फाका था, फास्ट था। शाम को वो घर आ गया तो रात में उसको उठा के ले गए, तो मार डाला उसको। तो थोड़ी दहशत आ गई, इतनी दहशत आ गई इलाके में कि बात ही नहीं। मेरा एक अपना चिचेरा भाई, समझो अशोक नाम था उसका, अशोक कोल, उसको भी यहाँ से ले गए। मतलब वो बैद की बात बताता हूँ, अभी तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ। तो जब दहशत आ गई तो शाम को मैं बैठा था घर में, तो चूँकि हमारी दुकान थी, जनरल स्टोर था और मेरा ये था, तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड आ गया। उसने मुझे बोला आप निकलो यहाँ से। क्लोज फ्रेंड ही था, मोहम्मदन था, अच्छा मतलब मुस्लिम? हाँ मुस्लिम, मतलब उसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो उसने मुझे आप निकलो यहाँ से। मैं बोला बात क्या है? बोला नहीं, HM वाले कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको उड़ा देंगे, आप निकलो, किसी तरीके से निकलो यहाँ से। इससे पहले मेरा एक क्लोज जानी दोस्त, मतलब अगर वो मुझे अभी बोलेगा खून देने के लिए, मैं उसके लिए खून, अभी भी वो भी वार्म्ड नहीं है, वो भी मुस्लिम है? वो भी मुस्लिम है। वो मेरे पास ही बैठा था, मगर मैं मतलब उसको पता नहीं है ये प्रॉब्लम क्या है। तो 10 बजे मैं निकल गया घर से, रात के 10 बजे, ट्रक मंगा के? कुछ नहीं, अकेला। इनको बिठा दिया, मेरा एक चाचा था वहाँ पर, मैंने बोला ये बच्चे रख दो, तो मैं निकल जाता हूँ। आप अकेले निकल गए? अकेले। मेरा एक फेरन था, एक लॉन्ग वो जूता लगाते थे हम, वो जो बारिश में या जब बारिश पड़ती है तो लगाए। 25 किलोमीटर में चल गया रात को, पैदल 25 किलोमीटर अकेले? अकेले। पता नहीं मुझे, पता नहीं किस भगवान ने मुझे बचाया उस दिन। तो मेरी एक साली रहती थी पलालन में। पलहलन में? हाँ, पलालन पाटन।
वो तो बहुत जबरदस्त गांव है, मैं वहां भी गया था। रास्ते में चल गया मैं, नहीं मतलब क्योंकि हम तो गांव के रहने वाले, हमें पता था रास्ता कहाँ वो से। बहुत बड़ा गांव है। हाँ, कुत्तों ने भौंक लिया, वो बहुत सारा, मतलब मैंने बहुत सह लिया तो पहुंच गया। 4:45 उसका टाइम था जब मैं पहुंच गया। मैंने उनके दरवाजे को लॉक कर दिया, उसको एक ही आवाज़ निकल गई, हाँ बिम चक मार मत। बिम हम बोलते हैं इसको, मतलब मेरी, उसने सोचा कि मेरी बहन को मार डाला है। इनको क्या पता नहीं क्या। डेथ हो गई, किसी को मारा, उधर सुना ना एक डेथ हो गई, उन्होंने सुना कि डेथ हो गई, उनको पता चला मेरी को ही डेथ हो गई उधर, उन्होंने आतंकवादियों ने लिया उसको। तो मैंने ना करी, मैं बोला कोई नहीं, सब ठीक है, आप एक चीज़ करो, बच्चों को ले आओ। तो वो भी परेशानी हो गई। अब चूंकि वो मेरा साड़ू, उसका तो अच्छा खासा बनता था, वहाँ से बरादरी थी, तो उसने एक मेटाडोर कर ली वहाँ से, वो JKLF के साथ दिन में चल रही थी वो मेटाडोर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को दिन में, उस दिन फ्राइडे था, मुझे पक्का ये है फ्राइडे था, दिन में वो उसके साथ मतलब लोगों को ले जाता था लिबरेशन का, जैसे लोग इधर उधर टेररिस्ट को। हाँ, नहीं टेररिस्ट नहीं, जो चल रहा था, मुहिम चल रहा था, वो आज़ादी का मुहिम चल रहा था। तो उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो उसने भी मुझे बचाया, और ड्राइवर का नाम मैं नहीं बोलूँगा, वो भी मुस्लिम है। तो क्योंकि अगर मैं बताऊंगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी इसमें उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो भी यहाँ जॉब भी करा था, गवर्नमेंट में जॉब करा था, यहाँ ही आ रहा था। लेकिन एक बात है कि आपको एक मुस्लिम ने ही कहा कि आप निकल जाइए, क्योंकि ना कुछ ऐसे थे ना जो जिनके साथ सभी गलत नहीं होता है, कुछ ऐसे भी हैं जो जिनका अंदर से फीलिंग था इंडिविजुअल में। तो उसने बोला कुछ चक्कर नहीं, शाम के 4 बजे मैं आपके बच्चों को लाऊंगा। वो मुस्लिम ड्राइवर ले गया लेने के लिए। उसके साथ मेरा साला गया, मेरी साड़ू का लड़का गया। तो चलो, उसने मुझे आप भी चलो, मैं बोला चलता हूँ, आपके बच्चे थे। आप बताइए, जब आप वहाँ से निकली तो ज्वेलरी और सामान, कपड़े, ये सब कुछ ले पाई थी या सब घर में छूट गया? कुछ नहीं लाया, खाली आ गई, खाली कुछ भी नहीं लाया। हमारा सारा कुछ उधर गया, मकान बनाया था, सब कुछ, सारा कुछ हो गया। अब क्या बोलूं, मैंने बोला बच्चे बस सब कुछ वही है। फिर हमने यहाँ जैसे भीख मांगा, बच्चों को पढ़ाया, उधर इधर करके कुछ अपने लिए खाया नहीं, कुछ नहीं, एक रोटी खाती थी, मगर हमने बोला बच्चे पढ़े, बस वही अच्छा है। अब थोड़ा बच्चे पढ़े लिखे लग गए, तो अब तो नौकरी मिल गई आपके बच्चों को? हाँ, नौकरी है लड़के तो को। गाँव गांव में जहां आप रहती थी वहां आपकी सहेलियां भी रही होंगी, सखियां भी थी मुस्लिम फैमिलीज की कि नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा था मुसलमान आपस में बहुत ज़्यादा था। मेरे को पता ही नहीं, मैं उस वक्त सर्विस करती थी, मेरे को पता नहीं मेरे बच्चे कौन पालते थे, मेरे को पता ही नहीं था। उनको दूध देना, उनको पकड़ना, उनको ये करना, तो पता नहीं फिर क्या हो गया, अचानक हो गया ये, जैसे लहर आ गई, कोई समझ में नहीं है। फिर बोलते हैं इधर से जाओ, इधर से निकलो, इधर से निकलो, समझ में तो नहीं। वो औरतें आपको रोकती नहीं थी कि आप रुको, आप मत जाओ? कोई नहीं, किसी ने नहीं रोका, हमने किसी ने नहीं रोका। उन्होंने जब जुलूस निकाला, सारे जुलूस निकल गए उधर, फिर हम तड़प गए। हम पहले से ही देखते थे ये जुलूस 86 में हम सोपोर में, मेरी बहन की शादी थी लड़की को, उस दिन भी आए इतने जुलूस लेकर, हमने जो खाना वाना बनाया वो सब कुछ उधर ही फेंक दिया, कुछ भी नहीं खाया। 86 में ये तो उनको बीमारी थी, मगर हमको पता नहीं चलता था इनको भी क्या बीमारी है अंदर से, हमको पता ही नहीं चलता है इनको क्या बीमारी थी अंदर। और जब से आप गांव घर छोड़ करके आई, तब से दोबारा कभी गई वहाँ? एक बार गई मैं, बस
बस एक बार, उधर कुछ नहीं देखा, उधर कुछ भी नहीं देखा। तब से मेरा शुगर, हाई प्रेशर, सब बीमारी मेरे आ गए तब से। मैंने इसको निकाला फिर वहाँ से, मैंने सोचा ये बात जाएगी। उधर कुछ नहीं है। बाई गॉड, जब घर देखा तो हाँ जब इसने देख लिया था। पौधे थे अखरोट के 15-20 पौधे, और इतना जमीन लिया, इतना, उधर कुछ भी नहीं था। मकान लिया, कुछ भी नहीं था उधर। बोलते हैं हमने नहीं लिया, हमको पता ही नहीं है। फिर किसने लिया? अब क्या बोले, हम क्या करें? कुछ भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ आ गए। मैं उन दिनों मैं उन दिनों मेरा नया मकान बनाना था, पूरा लकड़ी जितना था, सेकंड स्टोरी मुझे बनाना था। वो सब सामान बिल्कुल रेडी था, ईंटें थी, पत्थर थे, टीना जैसे हम लगाते। मैं जैसे गया था तो मैं बहुत गांव में जा करके देखा मैंने, तो वो ढांचा तो वैसे ही खड़ा है, लेकिन खिड़की दरवाजे सब निकाल लिए गए। मेरा भी ढांचा, जो जब मैं निकल गया वहाँ से, वही मैं बता रहा हूँ, जब मैं निकल गया वहाँ से तो मैंने 15 दिन के बाद सुन लिया कि आपका दुकान लूट लिया गया। 15 दिन के बाद। और घर भी पूरा। 3 दुकान थे हमारे, 3 दुकान थे, 3 दुकान थे हमारे, सब कुछ सारा दिया। मेरे को सेंटर भी था उधर, मैं सेंटर लग जाती हूँ। अच्छा, जो दुकान का मटीरियल, मतलब मकान का मटीरियल था मुझे, मतलब टीनें थी। अच्छा, आपने दुकानें जो वहाँ थी उसको सेल आउट कर दी? सेल आउट क्या, वो तो जब खाक हो गया, वो नीचे गिर गया था। अभी तो कबाड़ है वहाँ पर, कुछ खत्म, कुछ भी नहीं उधर, घर का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उधर, सारा कुछ खत्म कर दिया। आप कब आए थे? बस 90 में ही आ गए, बिफोर 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। आप कहाँ, किस जगह के रहने? मैं अनंतनाग का हूँ, अनंतनाग से 5 किलोमीटर ऊपर मटन। मटन गया था मैं ज़्यादातर इलाकों से होके आया हूँ। हाँ, मटन का रहने वाला हूँ मैं। तो एक्चुअली वो माहौल जो कश्मीर में बना था, वो ऐसा बना कि पता ही नहीं लगा कि आग की तरह किस तरह फैल गया। क्या वजह हुई निकलने की, ये लोगों के समझ में नहीं आया? न, कुछ समझ नहीं आया। वजह क्या है, कारण क्या है, ये जल से जुलूस कैसे उत्पन्न हो गए। जैसे पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए, जंगल बनता है, उसी तरह एकदम से कुछ ऐसा माहौल बन गया, तो बात ही नहीं कर पाते थे कोई। मैं बताऊं, इसमें पूरा का पूरा जो है, जितना स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उतना सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तब की गवर्नमेंट की। ये उन्होंने जब सफ्ता इनको खो जाती है तो ये गरीबों को मरवाती है। सफ्ता खोने के कारण इन्होंने कश्मीरी पंडित को मरवाया उधर, ताकि इनको सफ्ता लेनी थी फारूक अब्दुल्ला से, शेख अब्दुल्ला से, बार बार तंग कर दिया। 79 से ही शुरू हो गया है बाद में। तो हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, मैं मटन गया तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में कश्मीरी पंडित ने छोड़ दिया था। मैं उनके घरों में भी गया, उनकी कॉलोनी में भी गया मटन में, तो वहाँ मुझे सरदार भी मिले। सरदार सबके सब रह गए, उन्होंने कहा हम नहीं गए। ऐसा क्या हुआ था? नहीं गए क्यों नहीं है, यहाँ भी वहाँ के मटन के में सरदार के घर इधर है, ऐसी बात नहीं है। आए हैं कुछ लोग ऐसे आए हैं, मगर उस वक्त सरदार इसलिए रह पाए उधर की उनको सीआरपी प्रोटेक्शन मिली उस वक्त। वो देर से थोड़े वो देख ही रहे थे कैसे निकले, तो तब तक गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा बहुत इंतजाम किया था। मंदिर के कारण, गुरुद्वारे के कारण प्रोटेक्शन रहे। वो मार्तंड मंदिर का जो नीचे है, जहाँ गुरुद्वारा है, हाँ, उसके कारण जब सिक्योरिटी मिली उनको, वो रह गए उधर। तो कारण ये हुआ, जिनको सिक्योरिटी नहीं मिली, अब तो बहानेबाजी वो लेते थे। मैं क्या बताऊं, अगर इन्होंने तो कम बताया, फिल्म में आपने कुछ नहीं देखा। जो हमने देखा, जो हमने सहा, वो कोई जान नहीं पाएगा हमने क्या देखा है, क्या सहा है। आपको कितने साल का लगता हूँ मैं? जब मैं इधर आया, मैं 2 साल बिना रोटी खाए घर को चलाता था। मेरी लाली थी, लाल लाल थी, फ्रूट खा खा के। 2 साल में नंगे पाँव, मुझे फैक्ट्री वाला देता था पैसा ऑटो का, मैं पैदल चलता था उस काम करने के लिए, मगर अपने घरों को फीड करता था।
मैं क्या पता, मेरे ऊपर उस वक्त 3 फैमिलियाँ थी, मेरी 2 सिस्टर और मेरी। वो ट्रक में जब आ गए, मेरे को तो पहले से ही आंसू नहीं रुक। जब वो लम्हे हम याद करते हैं तो भावुक तो नेचुरली बनता है, भावुक तो हो ही जाता है इंसान। सब सिर्फ इतना किया है कि 2 साल बिना रोटी खाए सिर्फ चाय पर गुजारा करता था। चाय का खाना कि मुझे मिलता था ₹50 दिन को, मुझे TADA एक किस्म का मिलता था, मैं वो नहीं लेता था, मैं जेब में रखता ताकि घर वालों को फीड कर सकता हूँ। अब दूसरी बात ये है, चाचा एक जगह, ताई दूसरी जगह, बहन एक जगह, जीजा एक जगह, तो पता नहीं चलता कैसे हम सफ़र करें। आप जब निकले थे तो आपके परिवार के कौन कौन लोग साथ निकले थे? उस वक्त मैं ड्यूटी पर था। मेरे घर वाले, हम 6 भाई हैं। वो उन्होंने मुझे उस वक्त किया, टेलीग्राम दिए थे। उस वक्त फ़ोन थे नहीं। उन्होंने 1 हफ्ता पहले मुझे ये लिखी एप्लीकेशन, एक लेटर एक लिखी, उन्होंने भेज दी, आप जल्दी आ जाओ घर में, यहाँ पर हालात ख़राब है, हम निकलने को तैयार। मैंने बोला आप एक काम करो, आप चलो। मैं इधर से, मैं अनंतनाग में थी मेरी ड्यूटी, उधर डगसुमा में। उधर उस वक्त उन्होंने वो बिहार कदल वो भी जला दिया मिलिटेंटों ने। मैं भी उधर से आके अनंतनाग तक पैदल आया, उधर बिहार से डगसुम से पैदल आया। घर में पहुँच के जब वो निकले सारे, वो तो आ गए इधर उस वक्त टेंट भी नहीं थे। उधर डेरा हमने डाला, उधर ये नगरोटा में उधर टेंट लगे थे, मगर हमें उसी वक्त ये टेंट कहाँ मिलना था। उधर से आके हमने उधर देखा दरख्त एक, रात को हमने उधर ही डेरा शेरा डाल दिया था, बैठ गए उधर ही रात को। उधर से डराने लगे वहाँ के लोग, बोलते भाई आप कैसे इधर बैठे हो, बाहर यहाँ पर सांप निकलते हैं, सांप खाएगा बाहर। हमने बोला आप क्या करेंगे, हम उधर से भी सांपों ने हमको डसा, इधर भी डसा, चलो आज मरेंगे थे। ये हम जानना चाहते हैं, बहुत चर्चा इन दिनों कश्मीरी पंडितों की हो रही है, बहुत चर्चा ये है कि उनके घरों को वापस भेजा जाए कश्मीरी पंडित। क्या कश्मीरी पंडित कभी वापस जाएंगे? कश्मीरी पंडित जाने को तैयार है, मगर गवर्नमेंट चाहते नहीं है। गवर्नमेंट, हमने 30 साल से कश्मीरी पंडित को दरबदर किया। अगर गवर्नमेंट ने शुरू से ही बोला था वापस नहीं जाना था, हमने भी कहीं पर कहीं ज़मीन ही, कुछ जगह ही या कुछ प्राइवेट ही कहीं बैठ गए। आज 30 साल हो गए ये सुनते, हाँ जी कल वापस जाना है कश्मीरी पंडित को। आप जाओगे अगर मौका मिलेगा? जाएंगे, क्यों नहीं। अपने ये हमारा कश्मीर हमारा, क्यों नहीं जाएंगे, वापस जाने के लिए तैयार है। जब चाहेगा गवर्नमेंट, क्यों नहीं जाएंगे। दर्द पर फिल्म बनाना एक अलग बात है, दर्द पर सियासत करना एक अलग बात है, लेकिन दर्द को जिसने जिया है वही जानता है कि उस पर क्या गुजरी है। जो धुन तार से निकली है वो सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को खबर है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।